10th का रिजल्ट आ गया है। इतने कम नंबर आने थे भाई, जब पढ़ाई नहीं करी तो इतने नंबर आएंगे। नहीं पापा, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। हाँ सच्ची आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी। मम्मी टॉपर के भी बहुत कम नंबर आए हैं सच्ची में, आप मानिए सच में कम नंबर आए हैं, सही में। शुक्र है भाई सपना था, पर ये सच ना हो जाए। अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, सितंबर आ गया है। बट बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स वाला की न्यू वीडियो, स्टार्ट क्लास 10th फ्रॉम सितंबर। वाह यार, ये तो देखनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सानिया नायर और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा वो आप अपनी रियल लाइफ में नहीं देखना चाहोगे, है ना। एंड इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि कैसे आप क्लास 10th को स्टार्ट कर सकते हैं सितंबर से। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, बट अब अंदर से दुख दुख हो रही है कि सितंबर आ गया, अब पढ़ना पड़ेगा। बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड एक बात का ध्यान रखना, इन रिमेनिंग मंथ्स में अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ते हो, बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ते हो, तो ये महीने कब निकल जाएंगे, कहां निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इस वीडियो को देख के आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई, हमारे पास कितने महीने बचे हैं ये देख लो। हमारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अब जनवरी और फरवरी तो आपका किसके लिए है? जनवरी एंड फरवरी है आपका रिवीजन के लिए, सैंपल पेपर्स के लिए। ठीक है, रिवीजन टाइम है, ये सैंपल पेपर्स का टाइम है, राइट। अब आप कहोगे मैम इतना सारा टाइम, भाई बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा चैप्टर्स है ना, बाद में जाके तुम्हें ये भी कम लग रहा होगा। बट जनवरी एंड फरवरी क्या है? तुम्हारा रिवीजन टाइम है, सैंपल पेपर टाइम है। तो अब तुम्हारे पास कितने महीने बचे? तुम्हारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कहेंगे कि मैम सितंबर को तो हटा दो, उसमें तो हमारे हाफ ईयरली है, उसकी वजह से सितंबर का टाइम तो वेस्ट हो गया। अब मुझे एक ये बात समझ नहीं आती कि बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो हाफ ईयरली हो रहे हैं, ये जो स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, इनको देख के हमारा टाइम वेस्ट होता है। अरे यार, इसमें वही तो चैप्टर्स आ रहे हैं, इसमें वही तो सिलेबस आ रहा है जो बोर्ड्स में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वालों ने अपनी कोई पर्सनल किताब निकाल ली, उसमें से तुम्हारे को चैप्टर दे रहे हैं और तुम्हारा पेपर ले रहे हैं। नहीं, अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में 3 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना। तो इसीलिए अपने हाफ ईयरली को बहुत मेहनत के साथ और बहुत शिद्दत के साथ उनके लिए पढ़ना और उन्हें अटेम्प्ट करना, राइट। क्योंकि जो तुम यहाँ मेहनत कर लोगे ना, वो तुम्हारे को आगे जाके बहुत मदद करेगी, क्योंकि सेम ही सिलेबस है यार, जो भी आ रहा है वही तो बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, तो सितंबर आपका वेस्ट नहीं हुआ है, उल्टा बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। अब सितंबर में क्या है? आपके हाफ ईयरलीज हैं, हाफ ईयरली है, बट वेस्टेज नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये 4 मंथ्स है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास। और इन 4 महीनों में आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारी एनसीईआरटीज आपकी डन हो जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारे से नींद में भी कोई सवाल पूछ लेना कि भाई उठियो, ये बताइयो कैसे होगा, तो तुम कहो अच्छा हाँ ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, तो मतलब नींद में भी तुम जवाब दे दो। तो ऐसे तुम्हारी एनसीईआरटी डन होनी चाहिए। पूरा तुम्हारा सिलेबस जो है वो दिसंबर तक डन हो जाना चाहिए। एंड जनवरी फरवरी तुम्हारा रिवीजन टाइम है, सैंपल पेपर्स का टाइम है, राइट। तो एक बेसिक रोड मैप समझ आया कि हमें क्या करना है ना। सामने तुम्हारा गोल है, रास्ता मैंने तुम्हें दिखा दिया है, बट अभी उस रास्ते पे बड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा। तो चलिए उस रास्ते पे थोड़ी रोशनी डालते हैं ना, जगमग कर देते हैं उस रास्ते को। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हेल्प यू इन योर जर्नी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूं, इनको ध्यान में रखना, बहुत मदद मिलेगी तुम्हें। सबसे पहले है एनालाइज एंड इवैल्यूएट। ये जो तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी तुम्हारे स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करा करो। जब तुम्हारे को स्कूल में आंसर शीट मिलती है ना,
उसको छुपा मत लिया करो, है ना, उसको अच्छे से एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो कि कौन से तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये सब एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो। एंड हर सब्जेक्ट के लिए ना एक टेबल बनाओ। कैसा टेबल बनाना है? सपोज करो अगर मैं साइंस की ही बात करूं, ठीक है, अगर मैं साइंस की ही बात करती हूं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए कैसा टेबल बनाना है, साइंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो टेबल में आपके पास होने चाहिए 3 कॉलम्स, ठीक है, सिलेबस में सिलेबस कह दूं, टेबल में आपके पास होने चाहिए 3 कॉलम्स। ओके, ऐसा सा आपको कुछ टेबल बनाना है, राइट। पहले कॉलम में आपको उन चैप्टर्स के नाम लिखने हैं जो आपको 10 आउट ऑफ 10 आते हैं, उस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, कोई क्वेश्चन पूछ लो, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आप आंसर कर सकते हो। तो पहले कॉलम क्या है? 10 आउट ऑफ 10। जो सारे चैप्टर्स आपको 10 on 10 आते हैं वो सारे आपके पहले कॉलम में आएंगे। दूसरे कॉलम में आपके वो वाले चैप्टर्स आएंगे जो तुम्हारे को सही सही आते हैं, ठीक ठीक आते हैं, है ना। सेकंड कॉलम क्या है तुम्हारा? ठीक ठीक वाले चैप्टर्स का, कि हाँ यार ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है बट ठीक है, हो जाएगा। एंड तीसरा कॉलम उन चैप्टर्स का है जो आज तक देखे भी नहीं, छुए भी नहीं, अच्छा ये इस चैप्टर का नाम ये है, ओ ठीक है। तो थर्ड कॉलम क्या है? बिल्कुल मतलब तुम समझ लो जिनको हमने हाथ भी नहीं लगाया, जिन चैप्टर्स को हाथ भी नहीं लगाया, उन चैप्टर्स का नाम तुम्हें यहां पे लिखना है। और ऐसा टेबल तुम्हारे को हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है। जब तुम ऐसे ऐसे टेबल्स अपने हर सब्जेक्ट के लिए बना लोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने पानी में हो। तुम्हें पता लगेगा यार अच्छा बस ये 3-4 ही चैप्टर मुझे सही से आते हैं, बाकी ये ठीक ठीक आते हैं, ये तो भी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वेयर डू यू स्टैंड, तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक, दैट इज एनालाइज एंड इवैल्यूएट। नेक्स्ट है टाइम टेबल एंड टारगेट टेबल। अब तुम इस वीडियो को देखोगे तुम फुल मोटिवेट हो जाओगे और तुम कहोगे अभी बैठेंगे और ये जितने भी महीने बचे हैं ना, अगर मैं चलो ये 4 महीने की बात करती हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चारों महीने का टाइम टेबल अभी बनाएंगे, एक एक सेकंड तक उसको फॉलो करेंगे। और दूसरे ही दिन क्या होगा? अरे 11 बजे उठे, उप्स सॉरी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करो। द बेस्ट अप्रोच इज प्रैक्टिकल अप्रोच। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है बेटा? कि आपके पास 2 तरीके के टाइम टेबल होने चाहिए, एक टाइम टेबल और एक टारगेट टेबल। अब ये टाइम टेबल ना आपको 4 महीने का बनाना है ना आपको महीने का बनाना है, आपको टाइम टेबल बनाना है वीकली। एक होना चाहिए आपका वीकली टाइम टेबल के इस पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या अचीव करना है, मुझे कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसमें क्या करना है, इंग्लिश में, हिंदी में, ये आपका एक वीकली टाइम टेबल होना चाहिए कि इस हफ्ते में मुझे ये अचीव करना है। एंड देन आपका एक टारगेट टेबल होना चाहिए जो कि हर दिन का बनेगा। ये टारगेट टेबल क्या है? ये आपका डेली का है। और ये सुबह सुबह नहीं बनेगा कि तुम सुबह 10 बजे उठ रहे हो और फिर तुम टारगेट टेबल बना रहे हो, अच्छा आज ये इतने बजे से इतने बजे तक ये, फिर ये नहीं। ये टारगेट टेबल बनेगा एक रात पहले, सोने से पहले 15 मिनट लगा के तुम अगले दिन का एक शेड्यूल सेट कर लो कि यार कल मुझे इतने बजे उठना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि अगर तुम सुबह उठ के ही बनाओगे ना तो तुम 10 बजे तो उठोगे, फिर तुम कहोगे यार 1 घंटा फोन तो चलाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हर डे अलग अलग होता है, कभी आप स्कूल जा रहे हो, कभी वीकडे है, वीकेंड है, जो भी है। तो ये जो आपका टारगेट टेबल है ये आपका एक रात पहले बनना चाहिए। सो आपको ऐसे 4 महीने का टाइम टेबल एक साथ नहीं बनाना है, आपको 2 तरीके के टाइम टेबल्स बनाने हैं, एक आपका वीकली टाइम टेबल एंड दूसरा वाला आपका डेली टारगेट टेबल। राइट, क्लियर है? चलो, नो योर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न एंड ब्रिंग वैरायटी इन योर क्वेश्चंस। सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता, अच्छा ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया, अच्छा ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया। तो खुशी तो मिलनी चाहिए ना ये देख के, ओहो डिलीट हो गया, पढ़ना नहीं है, या फिर जो भी है, जो भी चेंजेस आए हैं आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपना पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अब सीबीएसई ऐसा पेपर नहीं लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। नहीं, ये सीधा नहीं आएगा। अब आपके पास ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा, दिस इज हैपनिंग समथिंग, आपको ये कलर देखने को मिला, बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, गिव एग्जांपल। ऐसे ऐसे अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास एमसीक्यू आते हैं, आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो यू हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नाउ। तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वैरायटी लेकर आओ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को कॉन्सेप्ट आता है बट जब क्वेश्चन की टाइप चेंज हो जाती है ना,
तो हम उसे आंसर नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट हमें आता है बट असर्शन रीजन बेस्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सो इसीलिए ब्रिंग वेराइटी इन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि आप रट्टा मार के बेटा एक पर्टिकुलर स्कोर को अचीव कर लोगे, बट अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में पहुंचना है ना तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही मिलेगा। 70 to 80% बेटा पेपर जेनरिक होता है कि हाँ बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे, मार्क्स ले आएंगे, बट जो रिमेनिंग परसेंटेज है ना वहां से टॉपर्स निकल कर आते हैं। तो अगर आपको उस परसेंटेज में पहुंचना है, उस टॉपर्स की लिस्ट में पहुंचना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, रट्टा मार के नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। राइट, आप 6 घंटे किताब खोल के बैठे हुए हो बट आपको एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो स्टेयरिंग एट द वॉल बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। हम दीवार पे घूरते रहते हैं, कुछ कुछ है ना, अपना सोचते रहते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में खोए होते हैं। तो इसीलिए 6 घंटे किताब खोल के बैठ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, एंड ऑन द अदर हैंड 3 से 4 घंटे आप किताब खोल के बैठ रहे हो, आपको सब समझ आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो। सो क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। अब इतने सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सामने उनकी क्लास चल रही होती है, ठीक है, एंड मम्मी पापा के डर से वो क्लास देख रहे होते हैं एंड बस जोन आउट हो रखे होते हैं कहीं पे। मम्मी पापा खुश कि हमारा बच्चा 2 घंटे की क्लास देख रहा है, बट बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो इसीलिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। डोंट लीव डाउट्स टिल द एंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डाउट्स पूछने में थोड़ा कतराते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम डाउट पूछेंगे कहीं कोई हंसेगा तो नहीं, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। यार एट द एंड ऑफ द डे जब तुम पेपर दे रहे हो ना, सिर्फ तुम हो वहां पे, जो बच्चे तुम पे हंस रहे हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो नहीं है वहां पे, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी शीट है जिसपे तुम्हें आंसर लिखना है। तो इसीलिए अपने डाउट्स को कभी भी एंड तक मत छोड़ो, क्योंकि डाउट एंड तक रहेगा, कॉन्सेप्ट एंड तक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एंड पेपर में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। एक मैं तुम्हारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जनरली मैं बच्चों को ये बताती हूँ व्हेन आई एम डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग डाउट्स। तो मैं भी 10th में थी एंड हमारी एग्जाम्स होने वाले थे, तो उससे पहले प्रिपरेटरी लीव होगी हफ्ते की जो भी है, एंड प्रिपरेटरी लीव होने से जस्ट एक दिन पहले मैथ्स वाली मैम ने क्या करा, एक टेस्ट ले लिया, क्लास टेस्ट ले लिया और डे के एंड तक चेक करके ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारी छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले गए। फिर हफ्ते का गैप आ गया और पहला पेपर ही मैथ्स का था। अब जब मैंने अपना पेपर देखा तो 20 में से मेरे 17 मार्क्स थे। 3 मार्क्स कहाँ कटे हुए थे, किसी क्वेश्चन में कटे हुए थे जो मुझे नहीं आता था। अब यार हम कैसे कांटेक्ट करें, कैसे कुछ हो, तो नहीं हो पाया। उस पूरे वीक में मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया। अब जिस दिन हम स्कूल पहुंचे उसी दिन मैथ्स का पेपर है, सब बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है ना, पेपर से 10-15 मिनट पहले सब ऐसे रोबोट बन के ऐसे स्कैन कर रहे होते हैं किताबों को कि अभी ही सब कुछ पढ़ लेंगे हम। मैं पूरे स्कूल में भाग भाग के मैम को ढूंढ रही थी, यार मैम कहाँ है, किस स्टाफ रूम में बैठी है, मुझे अपना ये डाउट क्लियर करना है। फाइनली जाके मैम मुझे मिली, उन्होंने मेरा डाउट क्लियर करा कि बेटा यहाँ पे तुमने गलती करी थी। तो मानोगे नहीं बेटा, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ पेपर में आ गया एंड बाकी बच्चों के जितने मार्क्स आए सो आए मैं जरा बता ही देती हूँ, मेरे फुल मार्क्स आए थे, फुल मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में। और अगर यही मैंने अपना डाउट क्लियर ना करा होता कि कौन सा यही क्वेश्चन आ जाना है, छोड़ना बाकी सब तो मुझे आता ही है, तो मेरे फुल मार्क्स नहीं आते। अब हमेशा के लिए मेरे को एक अच्छा ही लगता है यार फुल मार्क्स आए थे। यस, तो डाउट्स को एंड तक मत छोड़ना, डाउट्स पूछो, चाहे छोटे से छोटा डाउट है पूछो। सो डोंट लीव डाउट्स टिल द एंड। यस, चलिए नेक्स्ट यू हैव study any subject you find easy or interesting. If you don't feel like studying, don't waste your day. बच्चा अभी वैसे भी आगे जाके बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो यूल बी लाइक नहीं, फेस्टिवल वाले दिन कौन पढ़ता है, हम नहीं पढ़ रहे। तो इसीलिए जो भी अब समय बचा है ना, वेस्ट मत करो अपने दिन को। अगर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक उठा लो जो तुम्हारे को इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है ना। इंग्लिश हिंदी की कहानियां पढ़ लो, समरी पढ़ने की वजह कहानियां पढ़ो। पेपर में तुम एनसीईआरटी कोट कर आओगे, एनसीईआरटी की लाइनें लिख कर आओगे तो तुम्हारा टीचर भी इंप्रेस होगा, अच्छा वाह बच्चे ने पढ़ा है। अगर तुम्हारे को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, मैथ्स सॉल्व कर लो, साइंस पढ़ लो, जो सब्जेक्ट तुम्हारे को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, जो टॉपिक बढ़िया लगता है उसको उठा लो, ठीक है। बट अपना दिन वेस्ट नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर डेज नाउ, ओके। बेसिक आउटलाइन फॉर सब्जेक्ट्स। और बेटा एक सब्जेक्ट्स के लिए मैं तुम्हारे को बेसिक आउटलाइन दे देती हूं। सबसे पहले तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमने अपना लेक्चर देखा है ना, सबसे पहले तुमने अपने लेक्चर्स देखे। अब वन शॉट बेटा व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, क्या हो गया, जब कुछ समझ नहीं आ रहा देन गो टू वन शॉट्स। बट आप अपने लेक्चर्स देखिए, ठीक है, अच्छे से लेक्चर्स समझिए उनको, एंड देन उसके बाद आप क्या बनाओ,
देन उसके बाद पहले एनसीईआरटी पढ़ो, रीड एनसीईआरटी। पहले आपने लेक्चर्स देखे, देन आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स आपको दो तरीके के बनाने हैं। पहले तो आपके लॉन्ग नोट्स, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो जो जो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन, डेफिनेशन वगैरह, एक तो हो गए आपके लॉन्ग नोट्स, ठीक है। एंड दूसरे हैं आपके शॉर्ट नोट्स, या फिर चीट शीट्स बोल सकते हो, चीट शीट बोल लो, है ना, या फिर शॉर्ट नोट्स बोल लो, जो कि आप पेपर से पहले रिवाइज करेंगे, राइट। तो दो टाइप के आपको नोट्स बनाने हैं। सो दिस इज बेसिक आउटलाइन फॉर द सब्जेक्ट, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्किप क्या स्किप नहीं करना है, व्हाट यू डोंट हैव टू स्किप, बेटा इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, रीड एनसीईआरटी, उसको स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, चाहे आपके वो बैक क्वेश्चंस हो, चाहे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हो, साइंस में तो एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एनसीईआरटी को पूरा घोल के पी जाना है कि कोई नींद में भी कहे तो तुम आंसर कर दो, है ना। एंड जब ये हो जाए, जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, तो आप एग्जाम्पलर पे जा सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या फिर रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये मत करना कि 100 रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो। एक रेफरेंस बुक को, एक बुक को 100 बार पढ़ो, बजाय कि 100 किताबों को तुम एक बार पढ़ रहे हो। उसके बाद थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं भाई, उसके बाद हो गया तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के सैंपल पेपर। देन तुम्हारे पास है प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। एंड देन तुम्हारे पास है PYQs। ये तो स्किप करना ही नहीं है, ये चीजें जो येलो से यहां पे लिखी हुई है, ये तो स्किप करना ही नहीं है। एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। जब ये अच्छे से हो जाए बिल्कुल, तब आपको जाना है अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेफरेंस बुक पे, एक पे ही फोकस करना। मैं बार बार बोल रही हूं, एक किताब को 100 बार पढ़ो, बजाय कि 100 किताबों को तुम एक बार पढ़ रहे हो। देन सीबीएसई सैंपल पेपर हो गए, प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, एंड देन आपके PYQs हो गए, ठीक है। क्लियर है बेटा, बात समझ आई है आपको, रास्ता थोड़ा जगमग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, आपको ये पॉइंट्स आई होप समझ आए होंगे, एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, एंड यू विल लिटरली फील अ डिफरेंस। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, जो समय चला गया कोई बात नहीं, बट अब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। बट एक बात बताऊं बेटा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टे डेडिकेटेड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। आज तुमने ये वीडियो देखी, मिराक्युलसली कल तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए डेडिकेटेड रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। इफ यू कीप ऑन लुकिंग एट द पास्ट, अगर पीछे ही देखते रहोगे, यार पढ़ाई नहीं करी, ये हो गया, वो हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, इफ यू कीप ऑन लुकिंग एट द पास्ट, हाउ विल यू गो टूवर्ड्स द फ्यूचर, राइट। समझ आ रही है बात, मैं पीछे ही देखती जा रही हूं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो अब तुम्हारे सामने तुम्हारा गोल क्लियर है, रास्ता मैंने तुम्हें दिखा दिया है, रास्ते को जगमग भी कर दिया, बिल्कुल रोशनी भी कर दी है, बट चलना उस पे तुम्हें खुद है। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स या टीचर्स तुम्हारे लिए उस रास्ते पे चल सकते होते ना, तो वो कहते बेटा तुम बैठो आराम से, हम कर लेंगे। बट तुम्हें ही चलना है, गोल तुम्हारे सामने है, हमने रास्ता दिखा दिया, उसको रोशन कर दिया, उस पर फूल पत्ती लगा के उसको सुंदर एस्थेटिक भी बना दिया, बट चलना उस पे तुम्हें खुद है। एंड तुम उस पर कब चल पाओगे, जब तुम डेडिकेटेड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे। ये वर्ड्स तुमने बहुत बार सुने हैं, बट इनका मायने बहुत हैं, ठीक है। तो बच्चा इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करती हूं। आई होप जो भी आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे उसका सोल्यूशन जो है आपको मिला होगा। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब जी जान लगा दो, शिद्दत डाल दो, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। बाय बाय।